तो प्रैक्टिस करेंगे तो वो सिली मिस्टेक्स होना बंद हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है पहले क्वेश्चन में ही नहीं होगी, शुरू में होगी, बट प्रैक्टिस करोगे तो कम हो जाएगी और लास्ट में खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होते जिसमें गलती हो। अगर आपसे हर क्वेश्चन में ही एक गलती हो रही है तो गड़बड़ क्वेश्चन में नहीं है, गड़बड़ हमारे करने के तरीके में है। समझ गए? तो हमें उसको बदलना चाहिए। चलो देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स श्री खोटे for the year ended 31st March 2021 find out the taxable income from the business for assessment year 21-22। ठीक है, थोड़ा तेजी से करेंगे ताकि क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाए। ये बड़े क्वेश्चन होते हैं, ये तो काफी टाइम लेते हैं होने। चलिए, पूछा क्या है सर हमसे? पूछा क्या है? टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो क्या मुझे इसकी जीटीए निकालनी है या सिर्फ बिजनेस इनकम निकालनी है? डीओपी वाली सर, सिर्फ बिजनेस इनकम। सर बिजनेस इनकम निकालनी है तो ओके। बिजनेस इनकम के लिए हम डायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं। कौन सा लगाना चाहिए? ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलते रहो ना। हाँ जी, इनडायरेक्ट लगाना है। इनडायरेक्ट लगाना है तो मुझे प्रॉफिट उठाना है, राइट? चीजें क्या आपस में सारी जुड़ी हुई है। आप एक एक चीजें पकड़ते जाओगे तो आगे की चीज अपने आप याद आ जाएगी क्या करना है। और मैं तरीका समझा रहा हूं आज, ध्यान से सुन लेना। सर हम लेंगे सबसे पहले नेट प्रॉफिट एच पर पी एंड एच पर पी एंड कितना है? 2,58,000। लो सर, ठीक है। अब आप सबसे पहले इसको सोल्व करने का तरीका क्या है वो सुन लीजिए। सबसे पहले आप एक्सपेंसेस साइड चलेंगे और एक एक एक्सपेंसेस को देखेंगे कि वो अलाउ है या नहीं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या लिखा है वो अभी मत देखो, अभी सिर्फ इस क्वेश्चन के हिसाब से समझो। सर ओपनिंग स्टॉक अलाउ है, सर परचेज अलाउ है, सैलरी अलाउ है, लीगल एक्सपेंसेस अलाउ है, बेड डेट्स बोलो, बेड डेट्स हाँ या ना, अलाउ या नो? है सर, बेड डेट्स होते हैं ना। है सर, अलाउड। और अलाउ है। चलिए, रेंट अलाउ है सर, इंटरेस्ट ऑन लोन बोलो अलाउ है या नहीं है? नो सर, डिसअलाउड है सर। और नहीं होगा सर अगर वर्किंग लोन होगा तो अलाउड होगा, मतलब वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लिया रखा होगा तो अलाउ होगा। देखो अगेन वही इमेच्योरिटी झलक रही है बेटा। डोंट थिंक कि मैं किसी को कोई पर्सनली बोल रहा हूं, पर आप खुद सोचिए क्या आपके आंसर में अभी भी इमेच्योरिटी है? कुछ लोगों ने पढ़ते बोला सर डिसअलाउ। पहले मैं उनसे पूछना चाहता हूं व्हाई। तुरंत पढ़ते जिसने कहा डिसअलाउ, व्हाई? शुभम ने बोला था आई थिंक। शुभम यस सर। बोलो बेटा, व्हाई डिसअलाउड? व्हाई? सर अगर बिजनेस से होगा तो अलाउड होगा, नहीं तो अगर किसी और पर्पस के लिए होगा तो आपको ये बोलना चाहिए था कि सर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। आपने डिसअलाउड क्यों चुना? आपको वो ये कैसे लगा कि बिजनेस पर्पस नहीं है? सर। वो एकदम से मतलब डिसअलाउड ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, इसलिए। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम डिसअलाउड होता है। सर ऐसे क्वेश्चनों में सर कई बार मतलब इंटर में भी करा सर, डिसअलाउड ही आया था, इस वजह से भी। मैं क्या कह रहा हूं बेटा, इट्स लो, और लो हो सकता है फिर नहीं चलता है ना। इंटर में क्या हुआ था उस पे मत जाओ, ठीक है, क्योंकि इंटर में अगर सब कुछ ही पढ़ा हुआ होता फिर तो अपन क्यों पढ़ रहे होते उसको दोबारा। तो जो गलती इंटर में की वो मत करो ना, ठीक है। बाकी लोगों ने कहा डिसअलाउड, उनका आंसर
बाकी कुछ लोगों ने और कहा डिसअलाउड से, उसका आंसर हाँ जी, अब नहीं बोल रहा कोई जिसने बोला था डिसअलाउड होगा, वाई? जल्दी बोलो, ऐसे फिर क्वेश्चन ही पूरा नहीं होगा अपना। गलती है तो है, क्या दिक्कत है? फटाफट रिप्लाई कर दो भाई, किसने बोला था? ओके, ठीक है सर। तो जल्दबाजी ना करें, वरना फिर वही होगा जो इंटर में होता है, समझे? सर अलाउड डिसअलाउड, इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ ही होता है, डिसअलाउड तो तब होगा जब स्पेशली बोला जाए कि ये कैपिटल पर्पज के लिए है, और वो भी पुट टू यूज तक का ही डिसअलाउड होता है। तो मोस्ट ऑफ द डिसअलाउड होता है, ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है शुभम, ध्यान रखना, ठीक है? तो ना तो अभी यहाँ पे लिखा है कि ये मोस्ट ऑफ दी अलाउ डिसअलाउ होता है, और ना ही ये कैपिटल पर्पज लिखा है। तो फिलहाल के लिए हम इसको पेंडिंग रख रहे हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ के पता लगाएंगे। डेप्रिसिएशन एक बार आपको डिसअलाउड कर देना है, देखते हैं, ठीक है? एक बार आपको डिसअलाउड कर देना है, क्योंकि जो पीएनएल में डेप्रिसिएशन होता है, जो पीएनएल में डेप्रिसिएशन होता है वो एक्स पर बुक्स होता है, और जो हमें अलाउ होता है वो एच पर इनकम टैक्स होता है। तो डिसअलाउड एक्सपेंसेस की जब हम बात करेंगे तो हम उसमें लिख देंगे डेप्रिसिएशन। कितना है भैया डेप्रिसिएशन? 15,000। ओके, इनकम टैक्स पेड बोलो, अलाउ और डिसअलाउ? डिसअलाउड सर। इनकम टैक्स पेड अलाउ और डिसअलाउ? डिसअलाउ। अरे बेटा, एक जने का जवाब सुन गया, दोबारा मत बोलो, और को भी बोलने दो। सर डिसअलाउड। बिल्कुल डिसअलाउड करेंगे सर, 2,000। आउटस्टैंडिंग कस्टम ड्यूटी बोलो, अलाउ और डिसअलाउ? सभी मैसेज में रिप्लाई कर दो, एक काम करो, माइक पे कोई रिप्लाई मत करो, माइक पे जब मुझे किसी से पूछना होगा तो मैं बोल दूंगा, मैसेज में रिप्लाई करो। समृद्धि और अंशु, आपका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। आउटस्टैंडिंग कस्टम ड्यूटी, ओके, इसमें भी मल्टीपल आंसर्स हैं, तो सही आंसर सुन लीजिए। ठीक है, कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी अलाउेबल एक्सपेंस है, यस अलाउेबल एक्सपेंस है, और इस पे सेक्शन 43B भी लगता है। certain expenses are allowed on payment basis, certain expenses are allowed on payment basis, ठीक है? और यहाँ पे वर्ड यूज किया है आउटस्टैंडिंग, मतलब इसका पेमेंट नहीं हुआ है। अगर इसका पेमेंट रिटर्न फाइलिंग से पहले पहले हो जाता है तब तो ये अलाउ हो जाएगी, और अगर नहीं होता है तो ये डिसअलाउड हो जाएगी, राइट? तो वो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन से देखना है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर सेक्शन 145 मेथड ऑफ अकाउंटिंग, नहीं, मेथड ऑफ अकाउंटिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है फिलहाल।
मेथड ऑफ अकाउंटिंग आप एक बार देख लो। यहाँ पे आपको दिखा हुआ है क्या कुछ? यहाँ पे आपको कुछ लिखा हुआ है क्या कि कौन सी मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो की जा रही है? ऊपर और नीचे नहीं, तो आपका आंसर उसके हिसाब से ही होना चाहिए। कंडीशनल आंसर मत दो बेटा। एक चीज ध्यान से सुनना कि सर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 145 अगर केस बेसिस है तो डिसअलाउड है और अक्रूवल है तो अलाउड है। मुझे एक बात बताओ, क्या आपके सामने क्वेश्चन है? बोलिए, क्या आपके सामने क्वेश्चन है क्या? यस सर। जब आपके सामने क्वेश्चन है तो क्या आप दो जवाब दे सकते हैं कि सर ये है तो ये है और ये है तो ये है? नहीं, आपको क्वेश्चन देखना है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक ही आंसर देना है कि सर इसमें ये होगा, क्योंकि ये तो आपको डिसाइड करना है ना देख के क्वेश्चन को। और हमने पहले ही देख लिया कि सर ये अक्रूवल ही है, केस बेसिस की कोई बात नहीं कही गई हमें। क्योंकि केस बेसिस की बात होती तो हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देता। हमें क्या देता? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देता, हमें पेंडल अकाउंट थोड़ी देता। क्लियर है ये पॉइंट? बोलिए, पॉइंट क्लियर है? तो केस और अक्रूवल बेसिस को बीच में ना लाएं बेटा। उसको क्वेश्चन स्टार्ट करते टाइम पे क्लियर कर लें अपने माइंड में कि इसका क्या होगा, बस। उसके बाद उसका कोई लेना देना नहीं है, राइट? ओके। अब रही बात कस्टम ड्यूटी की, तो कस्टम ड्यूटी अलाउ होती है, बट आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज किया गया है, इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ। पेमेंट हुआ है तो अलाउ है, पेमेंट नहीं हुआ तो डिसअलाउड है। आगे बात समझ में? ओके। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस बोलो, अलाउ और डिसअलाउ? अलाउड। बेटा माइक में आंसर मत करो पंकज। उत्तरी। देखिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर अलाउ है और कुछ बच्चे अलग ही बात कर रहे हैं ना। एक बच्चे ने लिखा है सर अलाउ, डिसअलाउ बिकॉज ऑफ रेवेन्यू नेचर। व्हाई? रेवेन्यू नेचर की वजह से डिसअलाउड है। माइक ऑन कर लो। सर क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है अगर एडवर्टाइजमेंट का, तो फिर उसको हाँ डेप्रिसिएशन के मतलब तरीके से अपन अलाउ कर देते हैं। हाँ, बट ये ठीक है, ना रेवेन्यू नेचर का है तो इसको डिसअलाउड डिसअलाउड कर करेंगे। देंगे। यस सर, मुझे यही मैंने यही पढ़ा था। रेवेन्यू सबसे नेचर का खर्चा गलत भी डिसअलाउड हो, होता है। नहीं सर डिसअलाउड नहीं होता है, मैंने गलत लिखा है वो, मुझे भी अब ध्यान आ गया। लेकिन है ना मुझे ये ध्यान रह गया था गलत। मैं वापस रीड करूंगी फिर ऐसी इसको। गलतियां बेटा माफ कैसे करेगा एग्जामिनर? सर माफ वापस नहीं पढ़ना करेगा। पड़ेगा ना पूरा एक बार। अरे मैं यही चीज कह रहा हूँ, ये कंसेप्ट सर माइंड में बिल्कुल मत रखो कि मुझे सर वापस पढ़ना पड़ेगा। अगर ये रखोगे तो इस बार पढ़ने का कोई फायदा नहीं। यस सर। जब अपन इतनी डिटेल में आज पढ़ रहे हैं, है ना, 20 क्लास से हमारा ये टॉपिक चल रहा है, और आज भी अगर अपना यही जवाब होता है कि सर एक बार मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा, तो क्या फायदा हुआ? पहली बात। दूसरी बात, ये खर्चा कैपिटल है, ये कहाँ लिखा हुआ है? यस हाउ यू सर। जज कि ये रेवेन्यू है या कैपिटल? निवी, निवी कह रहे सॉरी सर सर। डेप्रिसिएशन मिलेगा। निवी कह रहे सर इन फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउ होगा। बेटा हाउ यू जज कि ये कैपिटल है या रेवेन्यू है? सर ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन देख के पता लगाएंगे कि तो फिर डिसअलाउ आपने होगा या अलाउड। तो आपने ये कैसे जवाब दिया कि सर डेप्रिसिएशन मिलेगा? सर तो एडिशनल इंफॉर्मेशन तो नहीं देखी तो इसलिए कैपिटल नेचर के लिए मैंने क्यों आंसर क्यों? दिया। मैं वही कह रहा हूँ ना, या तो कहो कि सर एडिशनल इंफॉर्मेशन देख के ही जवाब देंगे हम, ठीक है? उसके पहले जवाब देना मतलब कंसेप्ट में गड़बड़ी। चलो इसको भी पेंडिंग रखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हम्म, सर अगर अपन अमाउंट छोड़ो, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, ठीक है सर, मैंने 5 लाख रुपए खर्चा कर दिया, मुझे पता है 5 साल में बेनिफिट आना है मुझे इसका, ठीक है सर। तब भी मैं पीएनडल में 5 लाख थोड़ी दिखा दूंगा। पीएनडल में तो मैं उतना ही अमाउंट दिखाऊंगा ना, 1 लाख रुपए।
बाकी तो मैं लाइबिलिटी साइड उधर दिखा दूंगा, और इधर दिखाओगे? मतलब एडवर्टीजमेंट का दिखा दूंगा ना बैलेंस शीट में 4 लाख रुपए, मैं 5 क्या लाख रुपए दिखाए? थोड़ी कैंडल में डालूंगा, ये कंफ्यूजन है। तो मुझे बताओ क्या क्या एंट्री करोगे अकाउंट्स में, क्या एंट्री करोगे? सर जब मैंने एडवर्टीजमेंट कराई तो एडवर्टीजमेंट टू बैंक कर दिया मैंने, ठीक है सर। हेलो। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ फिर। हाँ सर, एडवर्टीजमेंट टू बैंक कर दिया, अब वो 5 लाख से एंट्री कर दी। अब मुझे पता है कि ये जो 5 लाख रुपए की एंट्री की है मैंने, ये 5 लाख मेरे इस साल का खर्चा नहीं है, ये मुझे 5 साल में इसका बेनिफिट मिलेगा। तो इसको डेप्रिसिएशन की अगर मैं तरह इसको चार्ज करूँ तो पीएनएल में तो सिर्फ 1 लाख का ही दिखाऊंगा ना सर, तो वो जो पीएनएल में अमाउंट आता एंट्री है वो बताओ ना तुम, मुझे एंट्री तो बता नहीं रहे हो अकाउंट की, मैं तुमसे मुझे पूछ बताया रहा हूँ एंट्री। ना, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो उससे तो पेंडल आया ही नहीं कभी, पेंडल की भी तो बताओ। अच्छा पीएनएल में तो तो पेंडल में पीएनएल आने अकाउंट की डेबिट एंट्री टू बताओ। एडवर्टीजमेंट 1 लाख। पेंडल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट 1 लाख। हम्म। तो अगर तुम्हें डेप्रिसिएशन लगाना है तो तुम डेप्रिसिएशन अकाउंट का यूज करोगे या एडवर्टीजमेंट अकाउंट का यूज करोगे, पहले तो ये बताओ। सर डेप्रिसिएशन की तरह चार्ज होगा, बट डेप्रिसिएशन वर्ड नहीं आएगा इस पे। अच्छा ऐसा। तो मैं ऐसे तो और कौन कौन से खर्चे में करते हैं अपन? सर थोड़ा डीप में चले गए, अब मैं कंफ्यूज हो गया। तुम कंफ्यूज ही हो, तुम बेवजह की बातें लाते हो बेटा बीच में, कोई लॉजिक नहीं है। अगर अमोर्टाइजेशन होगा तो सामने वाला लिखेगा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस राइट ऑफ, ठीक है। अब अगर आप होर्डिंग लगाते हो, जरूरी नहीं है कि आप वहां पे उसको अमोर्टाइज करोगे, पूरा अकाउंट से चार्ज भी कर सकते हो। अकाउंट्स अलग है, टैक्स अलग है, आपको कितनी बार बोला हुआ, आप बार बार मिक्स कर देते हो अकाउंट्स को टैक्स को। ठीक है सर। अकाउंट जरूरी नहीं है कि उसको कैपिटल माने या उसको कुछ भी वो उसको ट्रीट करे, अमोर्टाइज करे। हो सकता है अकाउंट में वो एक साथ ही चार्ज करते हैं, उनकी अकाउंटिंग पॉलिसी हो सकती है। ठीक है सर। चलिए, लीगल एक्सपेंसेस अलाउ और डिसअलाउ? सर अलाउड है। अलाउड होंगे। चलिए, कंट्रीब्यूशन टू यूआरपीएफ अलाउ और डिसअलाउड? सभी माइक पे कोई जवाब नहीं देगा, अदरवाइज मैं आपका ब्लॉक कर दूंगा बेटा, फिर आप जवाब ही नहीं दे पाओगे। मैं सोच रहा हूँ आप बोलने से समझ जाओ, एटलीस्ट थोड़ा सा मैनर दिखाओ बेटा। डिसअलाउड है सर। क्यों डिसअलाउड है सर? क्योंकि ये यूआरपीएफ है सर। कंट्रीब्यूशन टू यूआरपीएफ, लो जी सर, कितना है सर? 5,000 रुपए है सर, ये लो 5,000 रुपए है, ठीक है। जनरल एक्सपेंसेस अलाउ होता है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अलाउ होता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, पीएनएल में अगर कोई अमाउंट लिखा है, पीएनएल में अगर कोई अमाउंट लिखा है और वो अमाउंट कॉमन नेचर का है, कॉमन नेचर का मतलब सर जनरल एक्सपेंसेस हो सकता है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो सकता है, तो ये सारे खर्चे बिजनेस के ही माने जाएंगे अनलेस वहां पे कोई इंफॉर्मेशन हो रिगार्डिंग पर्सनल एक्सपेंसेस। समझ गए? तो मैं इन शॉर्ट ये कह सकता हूँ, पीएनएल में कोई भी खर्चा है वो बिजनेस का ही माना जाएगा जब तक उसके रिगार्डिंग कोई एक्स्ट्रा जानकारी ना हो। इज दैट क्लियर? ओके, हमने एक्सपेंसेस साइड को एक बार देख लिया। एक हमने इंटरेस्ट ऑन लोन पेंडिंग रखा है, एक हमने कस्टम ड्यूटी पेंडिंग रखा है, एक हमने एडवर्टीजमेंट पेंडिंग रखा है, क्योंकि हम एडिशनल इंफॉर्मेशन देखना चाहते थे। इज दैट क्लियर? यहां तक किसी के कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं? अब सुनिए आगे, इनकम साइड में आइए। नहीं नहीं, जनरल एक्सपेंसेस में अभी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ बेटा। एक्चुअली प्रॉब्लम मुझे पता है आप लोगों के कंसेप्ट में प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम है आपके क्वेश्चन के करने के तरीके में। आपने जो क्वेश्चन करने का तरीका पकड़ा हुआ है वो गलत पकड़ा हुआ है। मैं आपको एक नया तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, पर उसके लिए आपको पुराना तरीका एकदम भूलना पड़ेगा। पहले आप एक्सपेंसेस साइड में चलेंगे। एक्सपेंसेस साइड में जो क्लियरली आपको डिसअलाउड लग रहा है वो डिसअलाउड कर दो, और जिसमें आपको लगता है मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन देखनी है, जिसमें लगता है जरूरी है, सिर्फ उसी में
जबरदस्ती नहीं कि सर हर के लिए हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखेंगे, नो। तो हमने 3 निशान लगा दिए। अब आप इनकम साइड में आइए, कौन सी इनकम ऐसी है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है? सेल बिजनेस से रिलेटेड है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस बिजनेस से रिलेटेड है, स्पेशली लिखाया हुआ है। गिफ्ट रिसीव्ड, अब गिफ्ट रिसीव्ड डिपेंड करता है किससे मिला है, ठीक है। अगर क्लाइंट से मिला है तो बीएनपी में आएगा, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो भी बीएनपी में आएगा, और अगर लिखा होगा कि किसी और से मिला है तो हम देखेंगे अदर हेड में हम ले जा सकते हैं, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक सर बिजनेस का आइटम है। चलिए, इसका मतलब इनकम साइड में फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका हमें एडजस्टमेंट करना हो, राइट। बोलिए, क्लियर है वहां तक? ओके। अब आप एक एक एडिशनल पॉइंट को पढ़ेंगे, अब आप एक एक एडिशनल पॉइंट को पढ़ेंगे और उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करते जाएंगे। एक एक एडिशनल पॉइंट पढ़ते जाएंगे, उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करते जाएंगे, तो ऊपर वाले सब पॉइंट अपने आप क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन, अब आप ये गलती और मत करना, आप बार बार में ऊपर भागोगे, ऊपर वाला खर्चा देखोगे, फिर नीचे मिलाओगे, ऐसा नहीं करना है। पहले आप एक एक पॉइंट पढ़ो, फिर बात करते हैं। सर इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड टू ब्रदर, जो इंटरेस्ट ऑन लोन ऊपर लिखा हुआ है वो भाई को दिया हुआ है, ठीक है। और लोन टेकन फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस इनकम टैक्स, लोन क्यों लिया गया था? इनकम टैक्स पे करने के लिए दिया गया था। अब इनकम टैक्स पे करने के लिए लोन अलाउ होता है या नहीं होता है, ये बता दो। आपके लोन की जानकारी आ गई, इनकम टैक्स पे करने के लिए दिया गया लोन अलाउ है या नहीं? नहीं सर, अलाउड नहीं है, तो ये 2500 रुपये हम डिसअलाउड कर रहे हैं। ओके, चलो जी, ये तो काम हो गया सर इसका। आइए दूसरी एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आइए। सर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 16-17 असेसी ने क्लेम किए थे 45,000 रुपए एज ए बेड रेट। असेसी ने 45,000 रुपए बेड रेट क्लेम किए थे और एओ ने 35,000 ही अलाउ किए थे। आपको याद होगा, ऐसे एक पॉइंट करवाया था मैंने आपको। 45,000 डूबे पर एओ ने 35,000 ही अलाउ किए। अब इस साल इसमें से 25,000 रुपए रिकवर हो गए, इस साल इसमें से 25,000 रिकवर हो गए, तो डीम्ड इनकम का कंसेप्ट लगेगा, बोलो हाँ या ना? यस सर, डीम्ड इनकम लगेगा। और डीम्ड इनकम लगेगा तो कितनी इनकम डीम्ड इनकम के रूप में लेंगे? मैं उम्मीद करता हूं सबका आंसर सही आएगा। बेड रेट रिकवर्ड 15,000 रुपए, बिल्कुल ठीक, ठीक है। बेड रेट रिकवर कितना हो जाएगा सर? 15,000 बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट पॉइंट में आइए सर। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड फंड वाज पेड विद इन टाइम, कोई फर्क ही नहीं पड़ता सर, अनरिकॉग्नाइज्ड है तो डिसअलाउड है, बात करें। नेक्स्ट, लीगल एक्सपेंसेस जो हमने ऊपर देखे थे 2,000 रुपए, वो प्रिपरेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न के लिए दिए गए हैं। ऊपर हमने जो लीगल एक्सपेंसेस पढ़े थे उसमें से 2,000 रुपए इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए दिए गए हैं, तो बोलो अलाउ और डिसअलाउ? इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए जो खर्चा दिया जाता है वो अलाउ और डिसअलाउ? बिल्कुल अलाउड है सर। प्रोसीजर चाहे डायरेक्ट टैक्स का हो और चाहे इनडायरेक्ट टैक्स का हो, प्रोसीजर दोनों का अलाउड है, ठीक है। तो इसलिए रिटर्न भरने का खर्चा दोनों का अलाउड। नेक्स्ट कह रहे सर स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, ध्यान से सुनना, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%। तो इसका मतलब सर जो ऊपर स्टॉक लिखा गया है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये 10% से कम है, बोलो हाँ या ना? क्या ये 10% से कम है? यस सर। तो ये 10% से अगर कम है तो हमें सही करना पड़ेगा। पहले ओपनिंग का एडजस्टमेंट करते हैं। ओपनिंग लिखा हुआ है 1,20,000, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये 1,20,000 जो है वो 90% है? बोलिए, ओपनिंग स्टॉक 1,20,000 लिखा हुआ है जो कि 90% है, तो 100% कितना होगा?
1333, निवि ने बोला है 1333, ठीक है। हमने लिखा 1,20,000 जबकि लिखना था 1,33,333, तो हमने खर्चा कम लिखा है, राइट? बोलिए, क्या हमने एक्सपेंसेस कम लिखा है? तो अब इसे लेस करेंगे या ऐड करेंगे? लेस करेंगे इसे। ₹13,333 का स्टॉक कम लिखा था, अब लिख दिया। सेम ट्रीटमेंट करेंगे हम किसके लिए? क्लोजिंग के लिए। 2 लाख है जो 90% है, तो 100% कितना? बोलिए, 2 लाख 90% है क्लोजिंग, तो 100% कितना? सर 2,22,222। 2,22,222, ठीक है। तो सर हमने कम लिखा हुआ है और इनकम है, तो बढ़ा देंगे, तो ऐड कर देंगे अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। लो जी, क्या ये एडजस्टमेंट समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को? बोल दो, किसी को कोई डाउट है तो बोल दो। पॉइंट नंबर 5 का एडजस्टमेंट, कोई डाउट है तो बोलो। सर सर ये 10% से कम बता रहा है, तो हम 100% क्यों बढ़ा रहे हैं और कम कर रहे हैं? 100 कहाँ बढ़ाया है? 100% तो निकाला है हमने। देखो, 2,22,222 था, हमने सिर्फ 22,222 का एडजस्टमेंट किया है, क्योंकि होना चाहिए था इतना, हमने ले रखा है इतना, तो 22,222 रुपये कम ले रखा है, कोई तो किया है। हाँ ओके सर। 10% का ही एडजस्टमेंट किया है, 100% का नहीं किया। ओके, नेक्स्ट सर, गिफ्ट रिसीव्ड बाय वो गिवन बाय सप्लायर, हमें जो गिफ्ट मिला वो सप्लायर ने दिया, तो बताइए बिजनेस इनकम है या नहीं है? हाँ, तो इसका मतलब ये गिफ्ट इसी में आएगा, इसका कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। लो जी, ये मैं हटा देता हूँ एक बार सारा। ओके, तो P&L की अगर हम बात करें, 2 ही पॉइंट पेंडिंग है, चलो वो भी अपने आप आ जाएंगे, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको आइए यहाँ पे 7 पॉइंट। सर, आउटस्टैंडिंग कस्टम ड्यूटी जो है उसका पेमेंट हुआ 31/12/2021 को, तो बताइए ये इस साल अलाउ है या नहीं है? 31/12/2021 को पेमेंट हुआ है, तो ये अलाउ है या नहीं? नहीं सर, ये डिसअलाउड हो जाएगा, अगले साल अलाउ होगा बिल्कुल, तो डिसअलाउड कर देते हैं फाइनली। कितना अमाउंट था? 25,000 रुपए का, ये लो सर, 25,000 डिसअलाउड कर दिया हमने, ठीक है। तो 25,000 डिसअलाउड कर दिए मैंने। नेक्स्ट आ जाइए पॉइंट नंबर 8। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर he comes to know that his former employee has embezzled cash of ₹5,000 on 31st March 2020 which is not accounted for। पिछले साल हमारे एक एम्प्लॉय ने 5,000 रुपए का गबन कर दिया, 5,000 रुपए चुरा लिए, पर हमें पता नहीं चला, इसलिए हमने उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। तो क्या वो लॉस है हमारा? बोलिए, क्या वो लॉस है हमारा? यस। तो अभी हमें पता चला, तो लॉस को हम अपडेट कर देते हैं, तो लेस कर दूं, लॉस ऑफ कैश 5,000 रुपए, ठीक है।
तो 5,000 रुपये मैंने अब कम कर दिया। नेक्स्ट आइए, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सोच समझ के जवाब देना, जल्दबाजी में मत देना। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड 50,000 being cost of trip to Singapore by an employee for 10 days. एक एम्प्लॉय को हमने सिंगापुर भेजा, उसके लिए 50,000 रुपए का खर्चा हुआ। 8 दिन उस एम्प्लॉय ने बिजनेस के लिए काम किया और 2 दिन उसने हॉलीडे मनाया। तो बताइए अलाउ, डिसअलाउड, अगर डिसअलाउड तो कितना, अलाउड तो कितना? बहुत अच्छा पॉइंट है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। ओके, कुछ लोग उस जाल में फंस गए, कुछ लोग उस जाल में फंस गए जो एग्जामिनर ने आपके लिए बिछाया था। ठीक है, कुछ लोग उस जाल में फंस गए जो एग्जामिनर ने आपके लिए बिछाया था। अंशु बेटा ऐसा कोई रिप्लाई ना करें कि होना चाहिए, आपके हिसाब से जो है वो रिप्लाई करें, होना चाहिए का कोई रिप्लाई नहीं। ठीक है, ओके। एग्जामिनर ने बेटा जो जाल आपके लिए बिछाया, आप उसमें फंस गए, कैसे? हम कहते हैं सर एक्सपेंसेस पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए, राइट? ये सबको पता है, एक्सपेंसेस पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए, अदरवाइज डिसअलाउड हो जाएगा, ये बात सबको पता है। यस सर। पर्सनल नेचर किसका, कौन से खर्चे को पर्सनल मानोगे? जो बॉस अपने काम में लेता है, जो एम्प्लॉय अपने काम में लेता है? सबसे पहले तो ये डिफाइन करो। सर बॉस का काम, क्योंकि बिजनेस किसका है? बॉस का है, तो पर्सनल भी किसका होगा? बॉस का। उसके एम्प्लॉय का जो पर्सनल है, क्या बॉस के लिए वो ऑफिशियल है? सोचो एक बार, हर एक्सपेंसेस किसी ना किसी के लिए तो पर्सनल होगा ही ना। तो बॉस के जो एम्प्लॉय के लिए पर्सनल है, क्या वो बॉस के लिए तो ऑफिशियल ही है? मैं अगर अपने एम्प्लॉय को कहता हूं, कि आप एक फॉरेन टूर कर लो, पैसे मैं दूंगा, तो नो डाउट एम्प्लॉय के लिए तो वो पर्सनल है, पर मेरे लिए तो ऑफिशियल ही है, मैं तो एम्प्लॉय को दे रहा हूं। समझ गए? तो डिसअलाउड आप तभी करेंगे जब मालिक के पर्सनल यूज में आ रहा हो। यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉय को मिला है, तो ये टोटली अलाउ है। आगे बात समझ में? बोलो जी, जिन जिन ने डिसअलाउड कहा था 10,000 डिसअलाउड है, उनको समझ में आ गया? ओके सर, चलिए पॉइंट नंबर 10 पे आइए। रेंट इंक्लूड, ऊपर रेंट लिखा होगा, उसमें क्या शामिल है? एक्सटेंशन ऑफ सेट on rented building rupees 26,000. However, such extension was completed on 1st May 2021 with a total cost of rupees 50,000. ये कह रहे हैं कि सर ऊपर जो रेंट लिखा हुआ है ना, ये इसमें 26,000 रुपए ऐसे हैं जो टिन शेड बनाने के लिए लगे हैं, और ये टिन शेड 31 मार्च तक पूरा नहीं बना था, ये टिन शेड मई में जाके पूरा बना है, और टोटल इसमें 50,000 रुपए लगे हैं। ठीक है, तो हमारा सवाल ये है कि जो 26,000 रुपए हमारे रेंट में इंक्लूडेड है, क्या वो हमें अलाउ होंगे या नहीं? पहले तो ये बताओ, जो 26,000 रुपए हमारे रेंट में लिखे हुए हैं, क्या वो अलाउ होंगे या नहीं?
ठीक है, सभी कह रहे हैं सर डिसअलाउड, बिल्कुल ठीक है। क्यों डिसअलाउड क्यों है, रीजन बता सकता है कोई? आपने 26,000 रुपये डिसअलाउड क्यों किए? सर क्योंकि एक्सपेंसेस तभी अलाउड करते हैं तब उनसे इनकम जनरेट होने लगती है। ओके, और सर कोई? ये एक्सपेंस तब देखा जाता है जब टोटल कंप्लीशन हो जाए, और टोटल कंप्लीशन अगले साल हुआ है तो अगले साल का, इस साल अच्छा, का नहीं अगले है। साल पूरा अलाउ हो जाएगा क्या? निवी एंड पंकज, अगले साल पूरा अलाउ हो जाएगा क्या? हाँ सर। निवी, बस इतना देख सकते हैं कि कैपिटल है तो अगर डेप्रिसिएशन के रूप में चार्ज करना है तो बात अलग हो जाएगी, वरना अलाउड है अगले साल फिर तक। वही पॉसिबिलिटी का आंसर मत दो बेटा। सर तो मैं तुमसे अपने अगर कोई बैलेंस जवाब पूछा जाता है ना, तो अलाउड, उस टाइम तुम्हें जो नॉलेज है उसका जवाब। अलाउड सर। पॉसिबिलिटी में तो आप डिप्लोमेट, सबको पता है 2 ही आंसर होंगे, हाँ या ना। आप बोलते हाँ भी हो सकता है सर, ना भी हो सकता है। ये अलाउड नहीं है इस साल, इसलिए नहीं कि ये इस साल कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि ये कैपिटल नेचर है। तो अपना लॉजिक ठीक करो पहले, वरना आगे बेटा दूसरे क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगी। ये इसलिए डिसअलाउड नहीं है कि ये कंप्लीट अगले साल हो रहा है, ये डिसअलाउड इसलिए है कि ये कैपिटल नेचर का है। पहली बात तो ये। अब सुनो दूसरी बात कि सर ये अगर कैपिटल नेचर है तो फिर तो इस पे डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए था। फिर दूसरा सवाल मन में आता है कि चलो सर मान लिया ये कैपिटल, मान लिया क्या है ही, है ना, और ये कैपिटल है तो इस पे तो फिर डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए था। अब डेप्रिसिएशन नहीं मिलने का लॉजिक ये है कि ये कंप्लीट सर अगले साल हुआ है, इसलिए डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? तो 2 चीजें हैं, इस साल खर्चा अलाउड नहीं होगा बिकॉज ऑफ कैपिटल नेचर, और इस साल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ। तो सर इसका मतलब तो ये हो गया कि अगले साल हमें इस पे डेप्रिसिएशन मिलेगा 50,000 पे। तो अगले साल भी पूरा अलाउड नहीं होगा, अगले साल 50,000 पे डेप्रिसिएशन मिलेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। निवी और कोई बाकी लोग? रेंट 26,000 रुपए का डिसअलाउड, समझ गए? तो आंसर सही होना ही मायने नहीं रखता बेटा, ये भी मायने रखता है कि उसके पीछे का रीजन भी सही होना चाहिए, ताकि अपन आगे वाले क्वेश्चन में भी उसको सही कर सके। चलिए सर 11 नंबर पढ़ लेते हैं। जनरल एक्सपेंसेस सर जो ऊपर दे रखे हैं हमें, ये वाले देखो यहाँ पे दे रखे हैं, इसमें हमें 1,200 रुपए तो डोमेस्टिक सर्वेंट को दिया हमने, 2,000 रुपए एम्प्लॉय को कॉम्पनसेशन दिया है। तो बताओ, तो बताइए 1,200 डिसअलाउड है, 2,000 डिसअलाउड है, या पूरे अलाउड है, या पूरे डिसअलाउड है? पॉइंट नंबर 11 की वजह से कितना अमाउंट डिसअलाउड है ये बता दो। 1,200 डिसअलाउड है, वेरी गुड, सबका आंसर सही है। तो 1,200 रुपए में जोड़ रहा हूँ, नाम वही रहेगा, ध्यान रखना, जनरल एक्सपेंसेस, जो ऊपर नाम दिया गया वही एक्सपेंसेस का नाम रहेगा, 1,200 रुपए। ओके, पूरा ध्यान से सुनो, पूरे पॉइंट हमने पढ़ लिए, कहीं पे भी एडवर्टीजमेंट का जिक्र नहीं है। जो एक पॉइंट हमारा पेंडिंग बच रहा था ना, उसका कोई जिक्र नहीं है। तो बताओ ये रेवेन्यू या कैपिटल? रेवेन्यू सर। यस, इट्स रेवेन्यू। अगर कोई जिक्र नहीं है तो ये रेवेन्यू है, समझ गए? अपने आप कैपिटल ट्रीट नहीं करोगे, कैपिटल होता है तो वो बताएगा आपको। लो जी, क्वेश्चन खत्म, ठीक है? अब एडलेस कर लो और आंसर बता दो। अब मुझे एक बात बताओ, चलो आंसर तो निकाल देना, सभी लोग ईमानदारी से मुझे बताइए, क्या आपने पूरे कंसेप्ट पढ़ने के बाद, 2-3 क्वेश्चन बड़े करने के बाद, जब आप ये क्वेश्चन कर रहे थे, तो क्या आप अपने परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हैं कि हमने जितनी गलतियां की, जैसी गलतियां की, जो गलतियां की, वो हमें करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी?
और आपको ये जान के खुशी होगी कि ये क्वेश्चन सेम वो क्वेश्चन है जो आपकी इंटर की बुक में है, एज इट इज। ये सेम वो क्वेश्चन है जो आपकी इंटर में बुक में था, एज इट इज, एक सिंगल डिजिट भी चेंज नहीं है। तो सोचो, आपने इंटर में इसको 2 बार पढ़ा होगा, एक एग्जाम में पढ़ा होगा, यहाँ पे आपने पढ़ लिया, और फिर भी अगर आप इतनी गलतियां कर रहे हैं बेटा, तो एग्जाम में तो गलती होना स्वाभाविक है। ठीक है, तो इन चीजों को सुधारें। अब इनमें मैं कुछ तरीके आपको बता देता हूं सुधारने के। ठीक है, पहली बात, हैव पेशेंस। पेशेंस रखने की आपको जरूरत है, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, पेशेंस रखें सबसे पहले तो। दूसरी बात, बेवजह कोई अजम्पशन ना ले। इनकम टैक्स अजम्पशंस पे नहीं चलता, तो बेवजह की कोई अजम्पशन ना ले। अगर पेंडल में कोई एक्सपेंसेस लिखा है तो वो रेवेन्यू नेचर का ही है, जब तक उसके बारे में कोई जानकारी ना हो, या फिर कॉमन सेंस से हमें नहीं लग रहा हो कि सर ये तो कैपिटल है। जैसे अभी टीम सेड लिखा हुआ था, अब टीम सेड में हमें पता है कि बताने की जरूरत नहीं है वो कैपिटल होता है। टीम सेड तो हमें पता ही है ना कि कैपिटल नेचर होता है सर, उसमें बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको मोरल जो बोलते हैं ना, एक प्रोफेशनल जजमेंट करना पड़ेगा। बेवजह की अजम्पशन कि हो सकता है, अब होने को हर चीज हो सकती है। ध्यान से सुनना बेटा, आप एडवर्टीजमेंट ले लो, है ना, आप एडवर्टीजमेंट ले लो, आप किसी चीज का भाड़ा ले लो, कुछ भी ले लो, होने को कुछ भी कैपिटल हो सकता है और रेवेन्यू भी हो सकता है। तो अगर आप हर चीज में ऐसे अजम्पशन लेने लग जाएंगे तो आंसर ही नहीं कर पाएंगे ना। तो उसके लिए मास्टर पॉइंट यही है, उसके लिए मास्टर पॉइंट यही है कि कोई भी एक्सपेंसेस पीएनएल में जो दे रखा है वो रेवेन्यू है, अनलेस उसके बारे में कोई जानकारी ऐसी लिखी हुई हो कि वो कैपिटल लगे। ओके, यस सर। ठीक है, तो एक तो इस चीज का ध्यान रखें हमेशा। ठीक है, दूसरी बात, एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या होगा, हर चीज के लिए देखने की जरूरत नहीं है। प्राइम फेशिया आपको क्या लगता है आप उसके हिसाब से चलिए, उसके बाद अगर कोई चीज आएगी तो वो आगे देखी जाएगी। तो आई होप आप ऐसी गलतियां दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क लिख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 9, और सभी को करना है, कोई भी ऐसे नहीं कि सर हुआ नहीं मेरे से, चाहे 1-2 पॉइंट गलत हो जाए पर क्वेश्चन सबका होना चाहिए किया हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।